जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम अग्निवीर टेक्निकल के टेस्ट पेपर भी लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप इन टेस्ट पेपरों को सॉल्व करते जाइए और आपकी एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। आपको ये भी पता चल जाता है कि कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में भी हम आप लोगों के लिए एक टेस्ट पेपर ही लेकर आए हैं, जो कि अग्निवीर टेक्निकल का है। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पार्ट है, भाग 1 जो आता है इस एग्जाम में, वो आता है सामान्य ज्ञान की जनरल नॉलेज का। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते थे। तो कौन से इलाकों में कब्जा किया गया था आर्यों के द्वारा, तो वो था सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपनाया गया है पहला धातु कौन सा था। तो सबसे पहला धातु कौन सा अपनाया गया था, तांबा, जो कि किस रूप में यूज़ किया गया था उनके द्वारा, ताम्रपत्र लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, गोमती। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, रिएक्टर स्केल किसके लिए यूज़ की जाती है, भूकंप को मापने के लिए। दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो नदी है वो है कौन सी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसको दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पानी साल भर रहता है, इसमें सूखता नहीं है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो पुरस्कार है वो 3 भाग में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सर्वोच्च सिविलियन का पुरस्कार। कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, फिर शांति के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो जो सिविलियन का सर्वोच्च पुरस्कार होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है, भारत रत्न। इसके बाद जो पद्म विभूषण, पद्मश्री और परमवीर जो चक्र है, इनमें जो पद्म विभूषण है ये दूसरे नंबर पर, जो सिविलियन का सर्वोच्च पुरस्कार है दूसरे नंबर पर आता है, और पद्मश्री चौथे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है। इसके बाद परमवीर चक्र की बात करें तो जो परमवीर चक्र है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। सैन्य के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में जो वीरता का पुरस्कार है सबसे सर्वोच्च, वो परमवीर चक्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी डी का पति है और डी की माँ है। तो ई और ई का क्या लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सर्कल बना के सॉल्व करना है। बहुत इजी पढ़ते हैं और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि ए बी का बेटा है। चलिए हम यहाँ पर डायग्राम भी बनाते जाते हैं साथ में। बी है और बी का बेटा कौन है, ए है। तो बेटा है तो मैंने प्लस साइन से डिनोट कर दिया। उसके बाद कहा गया है कि बी सी की बेटी है, तो ये सी है और बी उसकी बेटी है, इसलिए माइनस लगाया है। बेटा बेटे का जो संबंध हम उस तरह से जो डाउन एरो है उसके द्वारा दिखाते हैं। तो ये डाउन एरो से मैंने डायग्राम बना दिया। उसके बाद सी डी का पति है। सी क्या है, डी का पति है, मतलब ये क्या है, एक मेल है। बाय डायरेक्शनल एरो लगाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। यहाँ पर दिया है डी ई की माँ है, तो डी क्या है, ई की माँ है। चलिए ये पूरा डायग्राम बन गया है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ई ए का क्या लगता है। तो ई और ए, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। तो ई और बी दोनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है, बी क्या है, बहन है, लेकिन ई यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि भाई है या बहन है। इन दोनों में से हम यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। अगर ये बहन हुई तो ये ए की क्या लगेगी, बुआ, और अगर ये भाई हुआ तो ए का क्या लगेगा, मामा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ई है उसका ए से क्या संबंध है, उसका मामा या मौसी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। चलिए उत्तर दिशा में से दौड़ना शुरू किया और कहाँ तक दौड़े, 4 किलोमीटर तक दौड़े। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि बाएं मुड़ जाते, तो बाएं इधर मुड़ गए और 5 किलोमीटर दौड़ लिए, और फिर बाएं मुड़ गए मतलब नीचे मुड़ गए और फिर 5 किलोमीटर दौड़ लिए, तब फिर बाएं मुड़ गए मतलब इधर मुड़े और कितना, 6 किलोमीटर दौड़ लिए। दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर बाएं मुड़ गए। चलिए दौड़ करने से पहले फिर हम बाएं मुड़ गए हैं और 1 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ लिए हैं। तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दौड़ पूरा करने के स्थान, मतलब दौड़ पूरा करने का स्थान ये है, से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है, ये दौड़ शुरू करने वाला स्थान है, तो आपको किस दिशा में दौड़ेंगे। तो कौन सी दिशा में दौड़ना है आपको, इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी दिशा है फ्रेंड्स, दक्षिण दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम इसमें से 8 माइनस कर दें तो हमें 10 मिल जाएगा।
इसमें से अगर 4 माइनस कर दे तो 6, इसमें से 2 माइनस कर दे तो 4, इसमें से 1 माइनस कर दे तो 3। तो यहाँ पर जो सीरीज़ बन रही है वो 8 4 2 1, मतलब ये 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर माइनस यानी कि कितना होना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। तो इससे कम कौन सा होगा, अगर हम 2.5 लें तो 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2.5। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। गैराज जो होता है वहाँ पर क्या रखी जाती है, मोटर कार को रखा जाता है। और वायुयान के लिए क्या यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, हैंगर। इस तरह का जो एक टीन का शेड बना होता है और जिसके अंदर सारे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, हैंगर। अड्डा नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, अड्डा में आप कंफ्यूज मत होना। अड्डा तो वो होता है हवाई अड्डा जहाँ पर प्लेन जो है वो मूव करते हैं, उसे कहा जाता है अड्डा। पूरी जगह को हवाई अड्डा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो फ्रेंड्स है पार्ट 2, जिसमें कि फिजिक्स के क्वेश्चन यानी कि भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पर 11 नंबर का, ओम्स लॉ क्या होता है। क्या होता है ओम्स लॉ, तो V = IRE ओम्स लॉ की इक्वेशन आपको याद रखनी है, जो कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन बताती है। बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो नाइट्रोजन का ही यूज़ क्यों करते हैं उसमें, क्योंकि वो बल्ब को अधिक प्रकाशित बनाता है, ऐसा नहीं है। हवा से भरी होती है, बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी नहीं। जलन अवरोधन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, जलनशील नहीं होती है। बल्ब की ऊष्मा बढ़ने से, जलने से वो उसमें आग नहीं लगती, इसलिए उसको नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका क्या कारण है। क्योंकि जब भी हम भारी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी के द्वारा एक और बल वस्तु के ऊपर लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल। इसके कारण वह उसमें हल्की महसूस होती है, इसे कहा जाता है उत्प्लावन बल। पीछे देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, क्योंकि वो क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाता है, जिससे हमें पीछे की सारी वस्तुएं दिखाई देती है। किसी वस्तु के वेग का सूत्र क्या होता है, तो वेग क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटा समय। एक इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, वेग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूरी बटा समय। सूर्य से हमें गर्मी कारणों से मिलती है, तो सूर्य से जो हमें गर्मी मिलती है, प्रकाश मिलता है, उस किस कारण से मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विकिरण, परागण, संवहन और इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण की अगर हम बात करें तो विकिरण किस तरह का ऊर्जा का संचरण होता है, जिसमें ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है। तो विकिरण में क्या होता है, ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, मतलब इसमें वेव्स के फॉर्म में जो एनर्जी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है, इसे कहा जाता है विकिरण। परागण क्या होता है, ये फूलों में होता है, जिसमें परागकण एक फूल से दूसरे फूलों के ऊपर हवा के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं, वो परागण होता है। संवहन में क्या होता है, अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। इस तरह से अणुओं के द्वारा एक अणु से दूसरे अणु उसमें ऊर्जा का संचरण होता है, जो कि द्रव, गैस इनमें पाया जाता है। तो जो सूर्य से हमें गर्मी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है सूर्य के अंदर होती है, इसके कारण उसमें वो सौर ऊर्जा का स्रोत होती है। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, तो दबाव बढ़ने से जो क्वथनांक है फ्रेंड्स वो क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि अधिक होगा। ओम के नियम में कौन सा समीकरण संबंधित है, अभी मैंने बताया था, V = IR। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो फ्रेंड्स अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स वो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी बनता है। एक गतिमान पिंड में इसमें से क्या नहीं पाया जाता है, तो गतिमान पिंड में वेग भी होता है, गति मात्रा भी होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है, लेकिन उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। 10 किलोग्राम की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक का पीछे की ओर झटके का वेग क्या होगा। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स ये बंदूक है, बंदूक से एक गोली यहाँ पर छोड़ी जाती है, तो गोली का जो द्रव्यमान हम m2 मान लेते हैं और उसका वेग v2 मान लेते हैं, और जो पीछे धक्का लगता है बंदूक का जो संवेग है पीछे धक्के लगने का वो m1 v1 मान लेते हैं, और ये माइनस में होगा क्योंकि ये पीछे की ओर लगता है। और संवेग आप सभी को पता है कितना होता है, मास गुणित वेग, इन दोनों का गुणनफल संवेग होता है। तो बंदूक में संवेग का काम करता है, जब बंदूक से गोली छड़ी जाती है तो इसमें क्या होता है, m2 v2 बराबर होता है माइनस m1 v1 संवेग संरक्षण के नियम से। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गई है। अब हमें यहाँ पे m1 v1 और m2 v2 फाइंड आउट करना है। तो m1 की अगर हम बात करें तो m1 यहाँ पर क्या होगा, बंदूक का द्रव्यमान जो कि कितना दिया है 10 kg, और m2 क्या होगा, गोली का द्रव्यमान जो कि 60 ग्राम दे के रखा है, इसको भी हम kg में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के भी kg में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो v2 है यानी कि बंदूक का जो वेग है, बंदूक कौन से जो यानी कि जो गोली का वेग है वो कितना है 160 मीटर पर सेकेंड, और इन्होंने पूछा क्या है
बंदूक के पीछे की ओर झटके का वेग, यानी कि बंदूक के पीछे बंदूक का वेग पूछा है, वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम से सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। m1 है यहाँ पर बंदूक का द्रव्यमान जो कि 10 दे के रखा है, इंटू v1 पूछा गया है बंदूक का वेग, इज इक्वल टू m2 कितना है 60 डिवाइड बाय 1000, और v2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है 160। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा v1 की वैल्यू कितनी आएगी 16 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। सोलछंग कितना होता है 96, 96 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.96, और ये माइनस का मतलब ये कि ये पीछे की ओर लग रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा 0.96 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, उसको Q इज इक्वल टू एम एल होता है, और यहाँ पर L इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम, जहाँ पर L क्या होती है गुप्त ऊष्मा होती है, Q क्या होता है टोटल एनर्जी होती है, और M क्या होता है पदार्थ का द्रव्यमान होता है। तो हमें पता है ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और ये द्रव्यमान का कितना होता है किलोग्राम। और जो जूल है, जूल का विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए कितना होता है, या फिर आप निकाल सकते हो ml की पावर 2 t की पावर -2, और kg का होगा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो यहाँ पर विमीय सूत्र आएगा कितना आएगा m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस की प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3 डिवाइड बाय 2 है, तो इसकी फोकस दूरी की गणना करो। तो फ्रेंड जब अपवर्तनांक दिया हो, फोकस वक्रता त्रिज्या दे के रखी हो, तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस r1 इज इक्वल टू 1 माइनस r2। ये जो गोली दर्पण होती है इनकी दोनों सतह की ये वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर 1/f एज इट इज़ रखेंगे, म्यू की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और r1 कितना है यहाँ पर 20 दे के रखा है, और ये क्या होता है इसका सेम होती है लेकिन नेगेटिव में होती है, तो प्लस की हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 20 और 1 डिवाइड बाई 20। इसको सिंप्लीफाई हम यहाँ पर कर लेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 20, 2 से 2 कैंसिल, तो f की वैल्यू कितनी मिलेगी 20 सेंटीमीटर। 0 डिग्री सेल्सियस वाली 150 ग्राम बर्फ का 50 डिग्री सेल्सियस वाले 300 ग्राम पानी में मिलाया जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में कन्वर्ट होगी, बर्फ़ सबसे पहले पानी में कन्वर्ट होगी, और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पर जो हीट निकलेगी वो होगी ml, जहाँ पर ये द्रव्यमान है और ये क्या है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। उसके बाद जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है वो T डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो भी है वहाँ का उसमें वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो हीट निकलेगी वो होगी MS डेल्टा T, जहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट यूज़ होगी। तो ये दो यूज़ होगी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़, यहाँ पर बर्फ़ का जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो कितना 150 है, तो वो क्या निकलेगी 150, और यहाँ पर सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस की, तो सबसे पहले हीट ये निकलेगी m जहाँ पर 150 ग्राम की बर्फ़ है, और उसकी लेटेंट हीट और फ्रेंड्स स्पेसिफिक हीट कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे रखते हैं और नहीं दे रखते हैं। तो जो लेटेंट हीट L होती है वो 80 होती है, और जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 होती है, आपको याद रखना है। तो ये कितना है 80, तो ये 80 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब क्या हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस वाली जो बर्फ़ है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये यूज़ करेंगे। तो m कितना 150 है बर्फ़ का, स्पेसिफिक हीट मैंने बताया अभी 1 है, और डेल T हमें टेम्परेचर पता नहीं है, टेम्परेचर इन्होंने पूछा है T माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए यहाँ से ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब 50 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, 50 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी, तो इसके लिए पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है, अब वो T टेम्परेचर वाले पानी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो पानी का द्रव्यमान है वो क्या है 300 ग्राम है, और उसके लिए फॉर्मूला MS डेल T वाला यूज़ होगा। तो M ये है, S 1 है, और डेल T 50 माइनस T की वैल्यू हमें पता नहीं। ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों इक्वेशनों को आप इक्वल कर दीजिए, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 300 इंटू 50 माइनस T इज इक्वल टू, यहाँ से 150 में कॉमन ले लेती हूँ, ये हो जाएगा 80 प्लस T माइनस 0 को मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये 80 प्लस T हो गया। अब यहाँ से ये कैंसिल, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 100 माइनस 2T इज इक्वल टू 80 प्लस
टी इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो होगा 20 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ कर देती हूँ मैं 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू टी आएगा। तो 3 6 18 3 6 18 3 6 6.66 समथिंग कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो जो टेम्परेचर मिलेगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा 6.6, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पोर्शन मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर 2000 मत प्राप्त किए। यदि ए और सी ने मिलकर कितने मत प्राप्त किए 1500 और बी और सी ने मिलकर कितने 800 मत प्राप्त किए, तो सी के द्वारा मतों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 2300। और ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का जो मिला के मत है वो कितना है 2000 है। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और 2 सी में से एक सी जाएगा तो सी बचेगा और 2300 में से 2000 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 300। तो सी के द्वारा जो मतों की संख्या प्राप्त की गई है वो कितनी है 300। यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष के पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट पेपर में भी कराया, उसमें बाद का पूछा है, इसमें पहले का पूछा है। फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, वर्तमान हम एज इट इज़ लिख लेंगे 175 इंटू 1। अब यहाँ पर क्या बढ़ रही है इसलिए प्लस लगाएंगे, आर की वैल्यू 4% है, डिवाइड बाई 100 और पावर एन होती है, पूर्व पूछा है इसलिए माइनस का 3 लगा देंगे। ये फॉर्मूले में चेंजेस आ जाते हैं, जब पूर्व पूछा तो यहाँ माइनस और बढ़ रही है तो यहाँ पर प्लस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 17576 ये हो जाएगा 104 डिवाइड बाई 100 की पावर -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 5 10 2 2 4 2 5 10 2 2 4 2 6 12 2 2 4 2 5 10 और ये -3 है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो इसको प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17576, ये 25 ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर 3 25 इंटू 25 कर लेते हैं इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 3 6 2 8 16 2 7 14 2 8 16 और 2 8 16। अगेन 2 से 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 3 6 2 9 18 2 4 8, फिर 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 4 8 2 4 8 2 7 14 और 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 169 और इसको वापस डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 से 13 ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। हमें बचा है 25 की पावर 3, 25 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 15625। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 हो तथा गुणनफल 16 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगी। तो मूलों का जो योग दिया है वो आपको 6 दे के रखा है, मूलों का गुणनफल कितना है 16 है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो मूलों का योग की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस लगाया प्लस 16 यहाँ x है इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है तो पदपथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये क्या है 24 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा एक आयताकार का लॉन है और इसके आसपास एक और पट्टी बना दी गई है जो कि क्या है 2 मीटर की चौड़ी है। तो हम पहले इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल वो कितना होगा 24 और 2 यहाँ से जुड़ेगा और 2 यहाँ से, तो टोटल कितनी 28 हो जाएगी और 16 4 20 हो जाएगी। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में 4 बढ़ जाएगा, 2 ऊपर से 2 नीचे से। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला आयत, तो ये चौड़ा पट्टा का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे किसको 24 गुणित 16 को, तो ये कितना होगा 28 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 2 2 5 560 और ये 24 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी 384। अब 560 में से 384 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 176 मीटर स्क्वायर। तो ये जो चौड़ी पट्टी है इसका क्षेत्रफल कितना मिला फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 176 वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बी का अनुपात 3:4 है, बी और सी का अनुपात 6:5 है तो ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर b प्लस सी चाहिए। तो b प्लस सी के लिए हम इसको अगर देखें तो हमें इसका मतलब क्या होता है b डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5 दिया है। अब हमें b प्लस सी चाहिए तो हम कंपोनेंडो का रूल लगा देंगे। कंपोनेंडो के रूल में क्या होता है कि जो अंश होता है उसमें आप आधार को जोड़ दीजिए और आधार को ऐसा ही लिख दीजिए, होता है कंपोनेंडो। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर +5 होगा, कितनी मिलेगी 11/5।
हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब क्यों करते हैं आपको आगे समझ में आएगा। a डिवाइड बाई b, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे b डिवाइड बाई c का, तो हमें क्या मिलेगा 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 5। b से b कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा a डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 9 डिवाइड बाई 10 हमें a डिवाइड बाई c की वैल्यू यहाँ पर मिली। अब a डिवाइड बाई c तो हमारे पास मिल गया है। अब हमें क्या करना है कि a डिवाइड बाई c को डिवाइड करना है किससे, इसको हमें डिवाइड करेंगे b प्लस सी डिवाइड बाई सी से। इसकी वैल्यू कितनी है 9 डिवाइड बाई 10 और इसकी वैल्यू 11 डिवाइड बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा, c ऊपर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा a डिवाइड बाई सी इंटू सी b प्लस सी। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पूछी है, a डिवाइड बाई b प्लस सी की, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये 9 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा और ये 5 डिवाइड बाई 11। तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 9 डिवाइड बाई जो 22 मिलेगी वैल्यू किसकी, a डिवाइड बाई b प्लस सी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9 डिवाइड बाई 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो फ्रेंड्स 200 और 300 के मध्य में आपको नंबर ढूंढना है जो कि क्या हो जाएगा 13 से विभाजित हो जाएगा। तो 200 के बाद जो 208 वाला नंबर है, अगर आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 एकम 13, 13 78, 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला नंबर तो हमारे पास आ जाएगा 208। और 300 के पहला कौन सा नंबर है, जो लास्ट नंबर है वो है 299, ये डिवाइड हो जाएगा 13 से। दो नंबर है जो 13 से डिवाइड होते हैं। अब इनके बीच वाले नंबर हमें पता नहीं है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आप कोई से भी नंबरों के बीच में नंबर फाइंड आउट कर सकते हो जो किसी से भी विभाजित हो सकते हैं। तो यहाँ पे टी एन नंबर जो है लास्ट वाला वो कौन सा है 299। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 299। पहला नंबर कौन सा है 208, ये क्या है एक जीपी बन जाएगी। एन कितने नंबर है वो पूछे इसलिए एन हमें पता नहीं है। और डी मतलब डिफरेंस कितना है 13 से डिवाइड होना तो 13 है। 299 में से 208 को इसमें डिवाइड कर देंगे तो माइनस कर देंगे तो 91 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 13। तो ये 13 से 3 काटना और n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 8। तो 8 ऐसे नंबर होंगे जो कि 13 से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये दिया है, तो उसी मूलधन का उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1200 रुपये और p की वैल्यू हमें पता नहीं है, 5% की दर दे के रखी है और समय 3 वर्ष दिया है डिवाइड बाई 100। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। तो जो p की वैल्यू आई फ्रेंड्स वो कितनी आई यहाँ से 8000। अब इन्होंने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का हम सभी को पता है फॉर्मूला कितना होता है, CI इज इक्वल टू होता है p इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर n माइनस 1। ये होता है CI का फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो CI हमें मिल जाएगा। तो p कितना निकला अभी 8000 और 1 प्लस आर इन्होंने बोला है वही यूज़ करना है 5% वाला, और समय भी आपको वही यूज़ करना है -1। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8105 डिवाइड बाई 100 की पावर 3 -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ये हो जाएगा 8000। ये हो जाएगा 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब डिवाइड बाई 20 का क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स 8000, और 8000 से ये 8000 कैंसिल हो गया। तो हमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब। यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। तो ये 1 का क्यूब 1 मिलेगा यहाँ पर। 3 2 ज़ा 60, 60 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना मिलेगा 1260 इंटू 1। तो जो वैल्यू मिलेगी फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट की वो मिलेगी 1261। तो इसका राइट आंसर होगा 1261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है, विक्रय मूल्य 900 रुपये, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100, जहाँ पर SP है आपका विक्रय मूल्य और CP है क्रय मूल्य। कितना है ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर 900 माइनस 750 डिवाइड बाय 750 इंटू 100। ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 900 में से 750 को आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 150। 150 डिवाइड बाय 750 इंटू 100। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो कितना प्रतिशत मिला 20
प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात करो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड हम क्या कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले और इनको जोड़ने पर 5x मिले। तो 3 और 2 की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। यहाँ से हमको x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, तो दो वैल्यू मिलेगी x प्लस 2 और x प्लस 3, ये होंगे इसके गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? x प्लस 2 और x प्लस 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो फ्रेंड्स इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि ये इससे इतने प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं या फिर ट्रिक मान लीजिए वो ये है 100x डिवाइड बाय 100 प्लस y, जहाँ पर x क्या है? ए के द्वारा किया गया काम दिनों की संख्या की कितने दिनों में पूरा करता है, और y क्या है? कितने प्रतिशत वो दक्ष है। तो y प्रतिशत होता है और यहाँ पर दिन ए के होते हैं। तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये 100 और x की वैल्यू मैंने बताई भी कितने दिन में? 24 दिन में पूरा करता है। y की वैल्यू कितने प्रतिशत कुशल है? 60%। ये यहाँ पुटअप कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 100 इंटू 24, ये हो जाएगा 160, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई फ्रेंड्स? 15 दिन। यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इन्होंने क्या कहा है? त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो हम इन्होंने क्या पूछा क्या है? आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो हम मान लेते हैं V1 अनुपात V2। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर H1 डिवाइड बाई पाई V2 के लिए R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 और R2 का रेशो आपको दे के रखा है कितना है? 3/2, ये होल स्क्वायर कर देंगे। H1 और H2 का रेशो भी दे के रखा है 4:3। तो यहाँ से इनके आयतनों का अनुपात आ जाएगा। तो 9/4, 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो जो अनुपात आया वो कितना है? 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त को केवल बाह्य बिंदु से स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इस तरह से एक वृत्त दिया है और वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट इंग्लिश में से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्पर्श रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 8 6 10 x और 7 इनका समांतर माध्य 8 है, तो x क्या होगा? समांतर माध्य या फिर मीन या फिर एवरेज एक ही बात होती है। तो कैसे निकाला जाता है समांतर माध्य? इन सभी को हम जोड़ देते हैं और कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, उसी से डिवाइड कर देंगे और इज इक्वल टू कितना दिया है? 8 दिया है। जब इसको प्लस करेंगे तो 10 8 18, 18 प्लस 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? टोटल 30। 30 प्लस x 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 माइनस 30 10। तो x की वैल्यू पूछी थी जो कि कितनी है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण देके रखी है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल क्या होते हैं या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। लास्ट पोर्शन है 4th नंबर का पोर्शन, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विंसवाही है? विंसवाही का मतलब भी ये होता है कि पारदर्शी काले हरे पीले रंग के जो होते हैं उन्हें विंसवाही कहते हैं पारदर्शी पदार्थों को। तो इसमें से कौन सा है? वो हीरा है। नायलॉन 66 किससे बनता है? तो नायलॉन 66 को बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? बेंजीन का। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एम्पीसिलिन। सबसे तेज अम्ल कौन सा होता है? तो इन सभी में जिसमें COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, सभी में COOH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, तो ये सबसे ज़्यादा तेज अम्ल होता है। Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स आ सकता है। तो यहाँ पर Fe3O4 की बात कर रहे हैं, इसमें Fe की पूछी है तो जिसकी पूछी है उसके हम x मान लेते हैं। 3 Fe है इसलिए 3x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की कितनी होती है? यहाँ इंटू 4, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू 0। 4 2 8 इधर जाएगा, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी Fe की वो कितनी आएगी? 8/3। पानी का अणुभार क्या होता है? पानी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, H2 होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? +1। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 16, तो 16 + 2 कितने हो जाएंगे? 18। तो इसका जो परमाणु भार होगा, अणुभार, वो कितना हो जाएगा? 18।
आवर्त सारणी के एक ग्रुप में सभी तत्वों में क्या समान होता है? परमाणु भार नहीं होता है समान, संख्या भी समान नहीं होती, न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान नहीं होती। क्या समान होता है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही आवर्त, मतलब ये जो क्षैतिज लाइन होती है इनमें एक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बाहरी कक्षा में वो एक समान होती है सभी तत्वों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? यहाँ पर पूछा है बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता तो CaOH और ये सभी क्या है, बुझा हुआ चूना है, लेकिन बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है? CaO। भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? D2O, आप सभी को याद होगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा ना ही तत्व है और ना ही मिश्रण है? हवा एक मिश्रण है, ग्लूकोज भी एक क्या है, यौगिक है, सोना क्या है, एक तत्व है, पानी क्या है, ना तो मिश्रण है और ना ही तत्व है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपसे टेक्निकल का जो टेस्ट पेपर है वो डिस्कस किया है। इसके पहले भी हम एक और टेस्ट पेपर सॉल्व करवा चुके हैं जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।